नमस्कार। आज हम सेबी के आईपीओ नियमों से जुड़े कुछ बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ों पर बात करने वाले हैं। ये दिसंबर 2021 में जारी की गई नई गाइडलाइंस हैं और इन्होंने प्राइमरी मार्केट का चेहरा काफ़ी हद तक बदल दिया है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फाइनेंशियल मार्केट में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारा मकसद सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की सोच को समझना है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और इन नई गाइडलाइंस की गहराइयों में उतरने से पहले कुछ बुनियादी शब्दों को साफ कर लेना बहुत जरूरी है। हम बार बार एंकर इन्वेस्टर्स, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या डीआरएचपी जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो बेहतर है कि पहले इनकी नींव पक्की कर लें। ठीक है, तो शुरुआत एंकर इन्वेस्टर्स से करते हैं। नाम तो काफी भारी भरकम लगता है। ये कौन लोग होते हैं और आईपीओ की कहानी में इनका क्या किरदार है? एंकर इन्वेस्टर्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो लंगर होते हैं जो आईपीओ की नैया को स्थिरता देते हैं। टेक्निकली ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब क्यूआईबीज होते हैं। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, वो सब। हाँ, वही। ये लोग आईपीओ आम जनता के लिए खुलने से ठीक एक दिन पहले एक बड़ी रकम निवेश करते हैं। सेबी ने 2009 में ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था। अच्छा, 2009 से पहले ये नहीं थे। तो फिर इनकी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या इनके बिना काम नहीं चल रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि आईपीओ की प्राइसिंग को लेकर अक्सर अनिश्चितता रहती थी। तो एंकर इन्वेस्टर्स के दो मुख्य काम है। पहला, प्राइस डिस्कवरी में मदद करना। जब एक बड़ा जानकार निवेशक एक खास कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार हो जाता है, तो उससे एक बेंचमार्क सेट होता है। सही है। और दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी काम है, आम निवेशकों में भरोसा जगाना। जब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या ब्लैक रॉक जैसा कोई बड़ा नाम पैसा लगाता है, तो रिटेल निवेशक को एक सिग्नल मिलता है कि इस कंपनी में दम है। अच्छा, तो ये एक तरह से आईपीओ के लिए माहौल बनाते हैं, एक गुडविल सर्टिफिकेट की तरह। आप बिल्कुल कह सकते हैं। और एक मजेदार तथ्य ये है कि जुलाई 2009 में अडानी पावर का आईपीओ देश का पहला ऐसा इशू था जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया था। तो ये कॉन्सेप्ट भारत में ज्यादा पुराना नहीं है, पर अब आईपीओ प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो जाहिर है, इतने बड़े किरदार के लिए कुछ खास नियम भी होंगे। कोई भी आकर एंकर इन्वेस्टर तो नहीं बन सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला नियम तो साइज का है। एंकर इन्वेस्टर को कम से कम 10 करोड़ रुपए का आवेदन करना होता है। और एक कंपनी क्यूआईबीज के लिए जो रिजर्व कोटा होता है, उसका 60% तक एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट कर सकती है। 60% तक? हाँ। और इस 60% में से भी एक तिहाई हिस्सा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व रखना अनिवार्य है, ताकि घरेलू संस्थानों को भी बराबर का मौका मिले। एक मिनट, यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प लगी। मान लीजिए एक एंकर इन्वेस्टर ने 100 रुपए प्रति शेयर पर बोली लगाई, लेकिन फाइनल कीमत 105 रुपए तय हुई। तब क्या होगा? यहीं पर एक बहुत ही अनोखा नियम है। अगर बुक बिल्डिंग के बाद शेयर की कीमत एंकर इन्वेस्टर के अलॉटमेंट प्राइस से ज्यादा तय होती है, तो उन्हें वो अतिरिक्त 5 रुपए प्रति शेयर देने पड़ते हैं। अच्छा। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। अगर फाइनल कीमत 95 रुपए तय हो जाती है, तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलता। वो 100 रुपए पर ही अटके रहते हैं। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब जोखिम पूरी तरह से उनका है, फायदा सबका, लेकिन नुकसान सिर्फ उनका। चलिए अब जल्दी से ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी पर आते हैं। ये भारी भरकम डॉक्यूमेंट आखिर है क्या? डीआरएचपी किसी भी कंपनी का वो पहला कानूनी दस्तावेज है जो वो आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास जमा करती है। इसे आप कंपनी की कुंडली कह सकते हैं। कुंडली? हाँ। इसमें कंपनी क्या करती है, उसके पिछले 3-5 साल के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रोमोटर्स कौन हैं, कंपनी पैसा क्यों जुटा रही है, और सबसे जरूरी बिजनेस से जुड़े जोखिम क्या क्या हैं, सब कुछ विस्तार से लिखा होता है। ड्राफ्ट इसलिए क्योंकि सेबी इसे देखकर अपने सुझाव देता है। और रेड हेरिंग एक पुरानी कहावत से आया है, जिसका मतलब है कि इसमें कुछ जानकारी, खासकर इशू की कीमत और तारीख, अभी तय नहीं है। और इसे पब्लिक डोमेन में क्यों डाला जाता है? क्या सेबी ये उम्मीद करता है कि आम निवेशक सैकड़ों पन्नों का ये डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे? नहीं, आम निवेशक शायद ही पूरा पढ़ें, लेकिन इसे पब्लिक करने का मकसद है कि मीडिया, एनालिस्ट और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स इसकी जांच परख कर सकें। अगर कंपनी ने कोई बात छुपाई है या कोई दावा बढ़ा चढ़ाकर किया है, तो वो पकड़ में आ जाए। एक तरह से ये क्राउडसोर्स्ड ड्यू डिलिजेंस है। सही है। जब सेबी और जनता की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है, तब यही डॉक्यूमेंट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी बनकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल होता है।
चलिए, अब नींव मजबूत हो गई है तो आते हैं उस मेन कोर्स पर जिसके लिए हम यहाँ हैं। दिसंबर 2021 की नई गाइडलाइंस। पहला और सबसे बड़ा बदलाव आईपीओ से जुटाए गए पैसों के इस्तेमाल को लेकर है। सेबी ने यहाँ क्या लगाम कसी है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले कई कंपनियां आईपीओ में हजारों करोड़ रुपए जुटाती थी और उसका एक बड़ा हिस्सा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या जीसीपी या भविष्य में अधिग्रहण के नाम पर? बिल्कुल, फ्यूचर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ये एक तरह की ब्लैक चेकबुक थी। निवेशकों को पता ही नहीं होता था कि उनके पैसे का आखिर होगा क्या। अब सेबी ने कहा है कि अगर आपने अभी तक कोई टारगेट कंपनी तय नहीं की है तो अज्ञात अधिग्रहण और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस दोनों मिलाकर कुल इशू साइज के 35% से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब अगर 1000 करोड़ का आईपीओ है तो 350 करोड़ से ज्यादा पैसा इन अस्पष्ट कामों के लिए नहीं रख सकते। बिल्कुल, और इसमें भी एक और पेच है। अच्छा। सिर्फ अज्ञात अधिग्रहण के लिए रखी गई रकम कुल इशू साइज के 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका असर ये होगा कि कंपनियां अब हवा में पैसे नहीं जुटा पाएंगी। उन्हें निवेशकों को बहुत साफ साफ बताना होगा कि पैसे का क्या होगा। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? मान लीजिए एक तेजी से बढ़ती टेक कंपनी है जो नए मौकों की तलाश में है। हो सकता है वो किसी प्रतियोगी को खरीदने का मौका देखे जो अभी पब्लिक नहीं है। क्या ये 35% की सीमा उनकी ग्रोथ की फ्लेक्सिबिलिटी को बाधित नहीं करेगी? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और रेगुलेटर के सामने हमेशा ये दुविधा रहती है। लेकिन सेबी का मानना था कि हाल के कुछ आईपीओज में ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत से ज्यादा हो गई थी। कंपनियां बिना किसी ठोस प्लान के पैसे जुटा रही थीं। ये नियम कंपनियों को ज्यादा अनुशासित होने के लिए मजबूर करता है। अगर उनके पास कोई ठोस अधिग्रहण का प्लान है तो वो उसका नाम डीआरएचपी में बताएं, फिर उन पर यह सीमा लागू नहीं होगी। ये नियम सिर्फ अज्ञात या भविष्य के प्लान्स पर लगाम लगाता है। समझ गए। पारदर्शिता और जवाबदेही को फ्लेक्सिबिलिटी से ऊपर रखा गया है। चलिए अगले बड़े बदलाव पर चलते हैं। ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। ओएफएस की बात करें तो ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा है। एक तरफ कंपनी ग्रोथ के लिए पैसा मांग रही है और दूसरी तरफ उसके पुराने निवेशक अपना माल बेचकर पैसा बाहर ले जा रहे हैं। क्या ये छोटे निवेशकों के लिए एक रेड फ्लैग नहीं है? सेबी के नए नियम इस विरोधाभास को कैसे संभालते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ओएफएस का मतलब ही है कि पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि मौजूदा शेयर होल्डर्स की जेब में जा रहा है। इसी चिंता को दूर करने के लिए सेबी ने नियम सख्त किए हैं, खासकर उन कंपनियों के लिए जिनका कोई लंबा प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। नए नियम के अनुसार अगर कोई मौजूदा शेयर होल्डर जिसके पास आईपीओ से पहले 20% से ज्यादा हिस्सेदारी है तो वो ओएफएस में अपने कुल शेयरों का 50% से ज्यादा नहीं बेच सकता। और जिनके पास 20% से कम हिस्सेदारी है उनके लिए क्या नियम है? अगर किसी के पास 20% से कम हिस्सेदारी है तो वो अपनी होल्डिंग का सिर्फ 10% ही बेच सकता है। यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो इसका मकसद है। इसका मकसद है कि शुरुआती निवेशक आईपीओ के बाद भी कंपनी में बने रहें, जिसे स्किन इन द गेम कहते हैं। हाँ, ये टर्म मैंने सुना है। याद कीजिए कैसे कुछ हालिया आईपीओज में बड़े निवेशक और प्रोमोटर्स लिस्टिंग के कुछ ही हफ्तों या महीनों में अपना माल बेचकर निकल गए और शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे आ गई। छोटे निवेशक फंस गए। सेबी का ये नियम ठीक इसी प्रॉब्लम को टारगेट करता है। अब प्रमोटर्स और बड़े निवेशकों को कंपनी के भविष्य में ज्यादा भरोसा दिखाना होगा, सिर्फ लिस्टिंग का फायदा उठाकर निकल नहीं सकते। ये तो छोटे निवेशकों के हित में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम लगता है। अब जब पैसा आ गया, प्लान भी बन गया, तो उस पैसे के इस्तेमाल की निगरानी को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी बदलाव है। अब तक आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मतलब एससीबीज करते थे। लेकिन अब ये काम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सीआरएस को सौंप दिया गया है। बैंकों से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को ये जिम्मेदारी बदलने के पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या सीआरएस के पास इस काम के लिए बेहतर विशेषज्ञता है? बिल्कुल, बैंकों का मुख्य काम बैंकिंग है, मॉनिटरिंग नहीं। जबकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे क्रिसिल, आईसीआरए, केयर, इनका मुख्य काम ही कंपनियों के फाइनेंस, उनके कैश फ्लो और प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण करना है। तो माना यह गया है कि वो इस काम को ज्यादा गहराई और विशेषज्ञता से कर सकती हैं। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, निगरानी की प्रक्रिया को भी सख्त किया गया है। अब मॉनिटरिंग तब तक जारी रहेगी जब तक 100% पैसा इस्तेमाल ना हो जाए। 100%? पहले ये 95 था, राइट? हाँ, पहले ये लिमिट 95% थी। और रिपोर्टिंग के बारे में क्या? रिपोर्टिंग में भी एक बड़ा बदलाव है। मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट अब हर तिमाही
मतलब क्वार्टरली कंपनी की ऑडिट कमेटी के सामने रखी जाएगी। पहले ये सालाना होता था। हाँ, पहले ये एनुअली होता था। तो अब कंपनियों को हर 3 महीने में हिसाब देना होगा कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, वो पैसे को यहाँ वहाँ नहीं कर पाएंगी। पूरी पारदर्शिता रहेगी। तो सेबी ने एंकर इन्वेस्टर्स की जवाबदेही बढ़ाई, फंड के इस्तेमाल पर लगाम लगाई, लेकिन आईपीओ की सफलता सिर्फ इन पर ही नहीं बल्कि सही कीमत पर भी निर्भर करती है। और मैंने देखा है कि कीमत तय करने की प्रक्रिया यानी ये प्राइस बैंड अक्सर बहुत संकरा होता है। जैसे 500 रुपए से 502 रुपए, या तो मजाक जैसा लगता है। इसको लेकर सेबी ने क्या किया है? आपने बिल्कुल सही कहा, यह प्राइस डिस्कवरी के नाम पर एक मजाक ही था। जब बैंड इतना संकरा हो तो निवेशक के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। उसे मजबूरी में अपर बैंड पर ही बोली लगानी पड़ती है ताकि अलॉटमेंट के चांस बने रहें। इसी समस्या को दूर करने के लिए सेबी ने नया नियम बनाया है। अब फ्लोर प्राइस यानी सबसे कम कीमत और अपर प्राइस के बीच कम से कम 5% का अंतर होना अनिवार्य है। अच्छा, 100 रुपए तो 105 रुपए। हाँ, तो अब प्राइस बैंड कम से कम 100 रुपए से 105 रुपए का होना चाहिए। तो अब इस नए नियम से असली प्राइस डिस्कवरी की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद तो यही है। ये नियम कंपनियों और उनके इन्वेस्टमेंट बैंकरों को ज्यादा वास्तविक कीमत रखने के लिए मजबूर करेगा। अब वो मनमाने ढंग से एक संकरा बैंड तय नहीं कर सकते। निवेशकों को भी अपनी समझ के हिसाब से बोली लगाने के लिए एक वाइडर रेंज मिलेगी। यहाँ से बात और दिलचस्प हो रही है। हम एंकर इन्वेस्टर्स पर वापस आते हैं। उनके लिए भी कुछ बदला है, खासकर उनके लॉक इन पीरियड को लेकर। हाँ, ये बहुत बड़ा और चर्चित बदलाव है। पहले एंकर इन्वेस्टर्स के सारे शेयर 30 दिनों के लिए लॉक इन होते थे। मतलब वो 30 दिन तक अपने शेयर बेच नहीं सकते थे। सही। अब 1 अप्रैल 2022 से उनके 50% शेयर तो 30 दिनों के लिए लॉक इन रहेंगे, लेकिन बाकी बचे 50% शेयर 90 दिनों के लिए लॉक इन होंगे। तो ये कुछ ऐसा है जैसे शादी में कुछ खास मेहमानों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि बाकी मेहमानों को लगे कि पार्टी अच्छी है, लेकिन अब सेबी कह रहा है कि उन खास मेहमानों को सिर्फ खाना खाकर नहीं बल्कि आखिर तक रुकना पड़ेगा। आपकी एनालॉजी बहुत सटीक है। इसका असर ये होगा कि जो जेन्युइन लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे भी लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। लेकिन जो सिर्फ आईपीओ को एंडोर्स करने के लिए आते थे और 31वें दिन शेयर बेचकर लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाते थे, वे अब 2 बार सोचेंगे। इससे मार्केट में लिस्टिंग के तुरंत बाद होने वाली बड़ी बिकवाली पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है, जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान होता था। बिल्कुल। अब एक और कैटेगरी है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब NIIs। जी। बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स जो 2 लाख से ज्यादा की बोली लगाते हैं, उनके लिए भी अलॉटमेंट का तरीका बदला गया है। जी। पहले NII कोटे में एक ही पूल होता था। इसका नतीजा ये होता था कि जो 2-3 करोड़ की एप्लीकेशन लगा रहा है, वो छोटी NII एप्लीकेशन जैसे 3-5 लाख वाली उस पर भारी पड़ता था। हाँ। अब सेबी ने इस कोटे को 2 हिस्सों में बांट दिया है। 1/3 हिस्सा उन आवेदकों के लिए रिजर्व होगा जो 2 लाख से 10 लाख रुपए के बीच अप्लाई करते हैं। अच्छा। और बाकी 2/3 हिस्सा उन लोगों के लिए होगा जो 10 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो 5 लाख रुपए लगा रहा है उसे अब 50 लाख रुपए लगाने वाले बड़े खिलाड़ी से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। Is it about creating a more level playing field within the HNI category itself? सही समझे। इससे अलॉटमेंट की प्रक्रिया में ज्यादा बराबरी आने की उम्मीद है। छोटे NIIs का अपना एक अलग पूल होगा, जिससे उनके अलॉटमेंट के चांस बढ़ेंगे। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बदलाव है। आखिर में प्रेफरेंशियल इश्यूज के नियमों की बात करते हैं। ये थोड़ा उलझावा लगता है। एक तरफ सेबी बाकी सारे नियमों को सख्त कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स के लिए लॉक इन पीरियड को काफी कम कर दिया गया है। ऐसा क्यों? ये सवाल लाजमी है। प्रमोटर्स के लिए लॉक इन पीरियड 3 साल से घटाकर 18 महीने और 1 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। नॉन प्रमोटर्स के लिए भी ये 1 साल से घटाकर 6 महीने हो गया है। पहली नजर में ये ढील लगती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सेबी ने यहाँ एक संतुलन बनाया है। लॉक इन कम करने का एक कारण लिक्विडिटी बढ़ाना और कंपनियों के लिए इन इश्यूज के जरिए पैसा जुटाना आसान और ज्यादा आकर्षक बनाना है। तो फिर निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे होगी? उसकी रक्षा के लिए सेबी ने प्राइसिंग के नियम सख्त कर दिए हैं। अब प्रेफरेंशियल इशू का फ्लोर प्राइस पिछले 90 या 9 ट्रेडिंग दिनों के वॉल्यूमेटेड एवरेज प्राइस, मतलब VWAP में से जो भी ज्यादा हो उससे कम नहीं हो सकता। अच्छा। इसका मतलब है कि कंपनियां अब अपने चहीते निवेशकों को बाजार भाव से बहुत सस्ते में शेयर नहीं बांट पाएंगे। तो एक हाथ से ढील दी मतलब कम लॉक इन, तो दूसरे हाथ से नकेल कस दी यानी सख्त प्राइसिंग। तो कुल मिलाकर इन सभी बदलावों का क्या मतलब है? अगर इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें तो वो कैसी दिखती है? बड़ी तस्वीर ये है कि सेबी
भारतीय प्राइमरी मार्केट को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा जवाबदेह और छोटे निवेशकों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहता है। हर नियम के पीछे एक ही धागा है, लिस्टिंग करने वाली कंपनी और उसके शुरुआती बड़े निवेशकों की जवाबदेही तय करना। सही। पैसा जुटाने का एक आसान रास्ता नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये भारतीय कैपिटल मार्केट को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम लगता है। हर नियम के पीछे छोटे निवेशक के भरोसे को बनाए रखने की कोशिश दिखती है। सही कहा। ये नियम भारतीय बाजार की परिपक्वता को भी दर्शाते हैं, जो अब सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि गवर्नेंस और निवेशक सुरक्षा पर भी उतना ही जोर दे रहा है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये नियम निवेशकों की सुरक्षा के लिए बेशक बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या इन सख्त नियमों की वजह से नई और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों, खासकर टेक स्टार्टअप्स के लिए बाजार से पैसा जुटाना मुश्किल हो सकता है? क्या निवेशक सुरक्षा और बाजार की गतिशीलता के बीच हमेशा एक संतुलन बनाना पड़ता है? और क्या सेबी ने ये संतुलन सही जगह पर साधा है? इस पर जरूर सोचिएगा।